नमस्तुभ्यम। मैं मृदुत्पल नीलोर्मी गुप्त आपके अपने YouTube चैनल तुभ्यम की टू सक्सेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जो कि पूरी तरह से यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस पर बेस्ड था। और अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से एक बार हाजिर हूं आपके बीच लेकर के PRT अर्थात सुपर टेट या फिर यूं कहें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग इस PRT सुपर टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में वृहद चर्चा करेंगे। इसके एग्जाम पैटर्न, इसके मापदंड, इसकी अर्हताएं, इसके विषय विभाजन, इसके अंक इत्यादि बातों पर पूरे शून्य से शिखर तक आपको जानने को मिलेगा। हमारे चैनल की एक विशेषता रही है कि हम लोग एक शून्य से आपको शुरू करके शिखर तक लेकर के जाते हैं। और न केवल ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में है, बल्कि यह जब शैक्षिक वीडियो यहां से प्रेषित किए जाएंगे आपको, उसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का यहां पर एक्सपर्ट आपको शून्य से शिखर तक ही ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में PRT सुपर टेट या प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। मित्रों, ये परीक्षा आयोजित क्यों होती है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह जो परीक्षा है, आपके नाम से भी स्पष्ट होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, यानी कि शिक्षक पदों पर आपकी नियुक्ति हो, इसके लिए यह परीक्षा आयोजित कराई जाती है। और पिछले वीडियो में अगर आपने यूपी टेट और सी टेट का वीडियो हमारा देखा होगा तो आपको मैंने बताया था कि यूपी टेट और सी टेट वे परीक्षाएं होती थी जो केवल इसलिए कराई जाती हैं ताकि यह जाना जा सके कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं। इसका मतलब वहां पर उन परीक्षाओं को देने के बाद आप डायरेक्ट शिक्षक नहीं बन सकते थे, आपको इसी PRT सुपर टेट या प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से होकर गुजरना होता है। जी हां, आज मैं इसी परीक्षा के बारे में वृहद चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस PRT का एग्जाम हम कब दे सकते हैं, इसकी अर्हता, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने यहां पर लिखा है कि इसकी एलिजिबिलिटी है आपको यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई करके रखना होगा। और यूपी टेट सी टेट के बारे में अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहां लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप इसे अवश्य देख लें। उसे देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी अर्हता जो है वो यूपी टेट सी टेट क्वालिफाइड है, मगर फोकस करने वाली बात यह है कि यहाँ प्राइमरी लिखा है, क्योंकि यहाँ ये जो भर्ती आती है वह प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए ही आती है। पहले जो है सीधी भर्ती जूनियर विद्यालयों में भी होती थी, परंतु अब सरकार ने कहा है कि अब प्राथमिक विद्यालयों से प्रमोट होकर के लोग जूनियर में जाएंगे, इसलिए उस पे सीधी भर्ती पर रोक लगा दिया गया है। तो इस कारण से प्राथमिक शिक्षक बनना है आपको तो यूपी टेट और सी टेट के प्राइमरी पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई करके रखना होगा। और आप एक बार अगर यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 5 साल के लिए आपको एक वैलिड प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। सी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं तो और अच्छी बात है, 2 साल का मोर बेनिफिट आपको मिलता है। 7 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक प्रमाण पत्र सौंपा जाता है। और ये अगर आप क्वालिफाई हैं तो आराम से आप जो है PRT की परीक्षा दे सकते हैं। अब आप जो है देख रहे होंगे कि मैं ये क्या लिख के बैठा हूं, 68,500 69,000। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पिछली 2 भर्तियों से अवगत कराने जा रहा हूं, क्योंकि PRT का एग्जाम अब तक केवल 2 ही बार आयोजित किया गया है और इस बार जो कि यह बहुप्रतीक्षित परीक्षा है तो यह तीसरी बार आयोजित होगी, जिसका अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार इस PRT परीक्षा का आयोजन करेगी और हम और आप उसमें बैठेंगे और उसमें अवश्य सफल होंगे। परंतु उसके पहले हम ये जान लें कि 68,500 और 69,000 वाले में इस PRT की क्या संरचना रही होगी। तो यहां पर 68,500 वाले में आपने देखा होगा कि इसमें केवल BTC और DLED वाले मान्य थे। इसमें BEd के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया है। मगर 69,000 वाली जो वैकेंसी है, जो कि इस समय अभी भी कोर्ट में फंसी हुई है, सुनवाई चल रही है, वहां पर BEd वालों को भी मान्यता दे दी गई और इस वाली भर्ती में BEd और BTC ये दोनों ही मान्य किए गए। हालांकि BEd की अगर हम बात करें तो 2011 में पहली बार जो है यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था और 2011 में BEd भी शामिल था। मगर जब 68,500 वाली वैकेंसी आई तो उसमें BEd को बाहर कर दिया गया, मगर पुनः बाद में BEd को 69,000 वाली वैकेंसी में जोड़ दिया गया। और आगामी परीक्षाओं में भी जब PRT होगा तो उसमें BEd और BTC या फिर अन्य कोई भी डिप्लोमा कोर्स जो आप 2 वर्ष या 4 वर्ष का करके बैठे हैं, जो RCI द्वारा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वो इसमें शामिल रहेंगे। इसकी 100% गारंटी है। अब ये जो है कोर्ट में चल रहा है
और क्यों कोर्ट में चल रहा है? वो विवाद है इसी पासिंग मार्क्स को लेकर के, जो कि सरकार की ओर से कहा गया है कि जनरल के लिए 65% और आरक्षित वर्ग श्रेणियों के लिए 60% रखा जाएगा, परंतु कुछ इसी पासिंग मार्क्स के कारण यह विवादित मुद्दा है। तो अभी इस पर जो है मैं चर्चा नहीं कर सकता, और 69,000 वाली वैकेंसी के बाद जो आने वाली वैकेंसी है हमें उस पर फोकस करना है। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2.5 घंटे की होगी, 150 मिनट, और करने कितने प्रश्न हैं आपको? 150 प्रश्न आपको करने भी हैं, यानी 1 मिनट में एक प्रश्न आपको कर देना है। और पूर्णांक भी है, देखिए 150 नंबर का ही, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का, और औसतन आप उस पर 1 मिनट अपना व्यय करेंगे। और खुशी की बात है कि नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार के निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं किए गए हैं। मगर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आगामी नोटिफिकेशन में क्या छुपा है, भविष्य के गर्भ में क्या है, ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के हो सकता हो आगे बदलाव हो सकता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हैं, एक लेवल अप हैं, माना जाता है कि आप सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हैं, तो आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ा जा सकता है। हालांकि पिछली दोनों परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का कोई भी स्थान नहीं था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का जो ये प्रकार है इस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने यहां लिखा है बहुविकल्पीय या लिखित, यह भी नहीं पता, यह भी आगामी नोटिफिकेशन में होगा कि यह सरकार निर्धारित करेगी कि यह कौन सी वाले प्रकार से वो एग्जाम कराएगा, बहुविकल्पी पैटर्न होगा या फिर लिखित पैटर्न होगा। और आगामी तो मैं नहीं जान सकता, मगर मैं पिछले पर चर्चा करूं तो 2 बार आयोजित हुआ है पीआरटी का पेपर, और 68,500 वाले पेपर में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। लिखित मतलब कि प्रश्न देता था, आपको हाथों से वहां पर लिखना होता था, उसका उत्तर सामने जगह छोड़ा गया होता था। परंतु बहुत सी खामियां आई इस लिखित परीक्षा के आयोजन में, सरकार थोड़ा सा फेल्योर रही, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे वो दे दिए जिसको लेकर के कोर्ट में लोग बच्चे चले गए, याचिका दायर किए, और भारी संख्या में ऐसे प्रश्न थे जिसके कारण सरकार ने अपना निर्णय बदला। और अगली बार 69,000 की वैकेंसी में सरकार ने कहा कि नहीं, अब लिखित नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात आप समझ सकते हैं बहुविकल्पीय पेपर का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 4 विकल्प रखे गए और उसमें से एक विकल्प सही था जिसको चुनना होता था। मगर हम ये सोच रहे हैं कि आगामी परीक्षा में क्या होगा, तो मैं भी नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता अभी कि बहुविकल्पीय होगा या लिखित होगा। मगर एक बात आप ये जान लीजिए कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि बहुविकल्पीय परीक्षा और लिखित परीक्षा में अंतर क्या है, कठिन कौन सा है। ये तो हमें लगता है आप वीडियो देखते समय ही बता देंगे कि यह लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय परीक्षा से कठिन पड़ती है। मगर यह भी सच है कि अगर सरकार का लक्ष्य है योग्य शिक्षक छांटना, योग्य शिक्षक निकालना, तो निश्चित रूप से बहुविकल्पीय परीक्षा से ज्यादा लिखित परीक्षा सरकार की मदद करती है योग्य शिक्षकों को छांटने में। कैसे, वो मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि बहुविकल्पीय परीक्षाएं वो जो होती हैं वो रट्टा मार अनुमानित पैटर्न पर आधारित होती हैं। मतलब कि अगर आप रट्टू पद्धति से पढ़े हुए हैं, किसी चीज को समझे भी नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन देख करके टिक कर दे रहे हैं, अनुमान से टिक कर सकते हैं, मगर क्या आप ये लिखित परीक्षा में कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिखित परीक्षा के लिए आपको बकायदा उसकी वर्तनी, उसका पूरा पैटर्न, उसके लेखन कौशल पर भी आपको पूरा ध्यान देना होता है, जो कि बहुविकल्पीय में ऐसा नहीं होता। तो निश्चित रूप से अगर आप एक भावी शिक्षक बनने का स्वप्न देख रहे हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण, ये सारी कलाएं होनी चाहिए, ताकि आपको सरकार चाहे बहुविकल्पी हो चाहे लिखित हो अवश्य चुन ले। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा सकता हूं। जैसे माना कि अगर कह दिया जाए कि पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं आपसे कह दूं कि पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है बताइए, और 4 ऑप्शन दे दूं। 4 ऑप्शन में आपको मैं दे दूं परि उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, या तीसरे नंबर पे प्र उपसर्ग है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि अगर बहुविकल्पीय है तो हमें लगता है हर व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी पढ़ करके गया होगा ना पेपर में, तो तुरंत टिक कर देगा कि इसमें परि उपसर्ग है। मगर अगर यही एग्जाम में प्रश्न लिखित वाले में आ जाए और ये कह दे कि पर्यंत में कौन सा उपसर्ग है, यहां डैश छोड़ दे और क्या लिखो, तो हमें लगता है कि 20% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यहां पर पर्यंत में उपसर्ग परि न लिख करके वर्तनी दोष कर देंगे, और वो क्या लिख के बैठ जाएंगे, परि लिख के बैठ जाएंगे। तो आप बताइए कि क्या ये वर्तनी दोष अगर है तो क्या उसे अंक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और उसे यह प्रश्न आता है फिर भी उसके हाथ से क्या हुआ, निकल गया। तो आप बताइए कि क्या सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, योग्य शिक्षक किस वाले एग्जाम से मिल सकते हैं? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि इससे मिल नहीं सकते। लेखन कौशल जिसका अच्छा होगा,
जिसमें लिखित परीक्षा होगी उससे योग्य शिक्षक मिल सकते हैं। और शायद यही सारे अंदाजा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार लगाई होगी, इसी कारण से उसने ये लिखित परीक्षा का आयोजन सोचा होगा। तो इस बार भी हो सकता हो वो अपनी पूरी कमियों को दूर करके आए आपके सामने और फिर से लिखित परीक्षा का आयोजन करे। तो मैं इस पर कोई भी टिप्पणी अभी नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है इसका मोड इसका क्या है, ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ, या पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ये तो पता ही है। आगे के भी पेपर जो है समस्या नहीं है, आगे जो भी होगा एग्जाम पीआरटी का उसमें भी ऑफलाइन ही होगा। आयु सीमा पे चर्चा करेंगे। 21 से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग इसे फॉर्म भर सकते हैं, मगर ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य आरक्षित वर्ग को इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण लाइन था, मैंने इसलिए यहां पर इसे मेंशन कर दिया है। अब थोड़ा सा आप, अगर हमें लगता है एक शब्द सुने होंगे, अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े होंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2019 में हाल ही में जारी की गई है, संशोधन के लिए इसको भेजा भी गया है, हालांकि उस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगा है, मगर उस शिक्षा नीति की अगर हम आपसे बात करें तो उसमें यह कहा भी गया है जो परीक्षा का स्वरूप बनाना गया है शिक्षकों के लिए वो बहुत ही उच्च स्तर का। वो आपने पेपर में बयान भी पढ़ा होगा, शिक्षा मंत्री का आया था कि अब जो है शिक्षकों की परीक्षा आईएएस के पेपर से भी आसान नहीं। तो ये एकदम सच है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम का पैटर्न ही कुछ इसी प्रकार का बना लिया है। वो पहले कहते हैं कि प्री एग्जाम होगा, आई मीन यूपी टेट, सी टेट आपको क्वालिफाई करना ही है। फिर दूसरे नंबर पे उसमें ये कहा गया है कि आपको पीआरटी की भी परीक्षा देनी है, इसका मतलब आप सुपर टेट की भी परीक्षा देंगे, और वो मेंस की परीक्षा भी आप मान सकते हैं जिसे। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि अब शिक्षकों को इंटरव्यू भी देना होगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर मैं बता रहा हूं, हालांकि उस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगा है, परंतु क्या पता लग जाए, संशोधन के लिए उसको प्रेषित तो किया गया है। और उसमें कहा गया है कि तीसरा आपका इंटरव्यू भी होकर के, इंटरव्यू से भी होकर आपको गुजरना पड़ेगा, और क्या पता आपकी डेमोग्राफी भी कराई जा सकती है। आप सोचते होंगे डेमोग्राफी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, डेमोग्राफी का मतलब कि आपको यहां पर खड़े होकर के 5 मिनट किसी टॉपिक को पढ़ाना होगा, और यहां पर निकटतम, आप सोच रहे होंगे इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, तो सरकार ने इसका भी जो है निकाला है निराकरण। उसने कहा है कि आप अपने निकटतम बीआरसी पर जाएंगे, वहां आपकी डेमोग्राफी कराई जाएगी, मगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ज्यूरी बैठेगा वो मंत्रालय में बैठेगा, और वहां से वो आपको जज करेगा। और जज करेगा किस आधार पर, कि आप का टीचिंग स्किल कितना अच्छा है, क्या आप पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या आप अच्छे से बोर्ड मिटा रहे हैं, आपका श्यामपट्ट कौशल कितना अच्छा है, क्या आपके पैर तो नहीं कांप रहे, आपका व्याख्या कौशल है कि नहीं है, क्या आप सारे टीचिंग स्किल जो आपको बीएड या बीटीसी या अन्य कोर्सेज में पढ़ाए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप कक्षा के माहौल को सजीव बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। इन सारे चीजों पर आपको अंक प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसका सीधा सीधा आप जो है प्रसार जो है वहां किया जाएगा, और वहां के लोग ये डिसाइड करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यह शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक पदों पर नियुक्ति अब कितनी कठिन होने वाली है अगर इस पर मुहर लग गई तो। हालांकि ये डराने का बात नहीं है, ये सच है, इससे वाकिफ आपको होना होगा, और अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो इसी बार की भर्ती में आप किसी तरह अपने आप को निकाल लीजिए, तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। मगर फिर भी तुभ्यम की टू सक्सेस ये यूट्यूब चैनल आपके साथ है, इसलिए साथ है क्योंकि किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, कुछ भी हो, वाकई सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तुभ्यम की टू सक्सेस यहां से निकाल देगा, क्योंकि वह आपको न केवल विषयगत ज्ञान कराएगा बल्कि उस विषय के अंदर जाकर के, डीप अंदर जाकर के उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह से पूछा जा सकता है, इन सारे पर भी पूरी तरह से चर्चा करेगा। जिसके कारण अगर आपने अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल आपके लिए विषयगत रूप से भी, बौद्धिक क्षमता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अगर लाइक कर रहे हैं तो लाइक करें, और शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी न किसी एक स्टडी ग्रुप में, और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं अगले पर। आगे हम ये चर्चा करेंगे कि विषय विभाजन किस प्रकार का है। तो इसमें विषय विभाजन है आपका, देखिए भाषा से अकेले 40 नंबर दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भाषा। आप देखेंगे तो इस लाइन में अगर आप देखें ना तो सबसे ज्यादा अंक किसे दिए गए हैं, भाषा को दिए गए हैं। तो भाषा को भी 3 भागों में बांटा गया है, आप देख रहे होंगे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। मजे की बात यह है कि आप जब यूपी टेट और सी टेट दिए रहते हैं तो हमें लगता है आप संस्कृत लिए हैं तो आप अंग्रेजी नहीं ले रहते, आप अंग्रेजी लिए हैं तो संस्कृत नहीं ले रहते। तो ऐसे विद्यार्थियों को बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो जो संस्कृत लिए रहते हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते, जो इंग्लिश लिए रहते हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उस स्थिति में आपको दोनों विषयों पर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि पीआरटी यहां पर विभेद नहीं करता है। वो हिंदी से भी, संस्कृत से भी, अंग्रेजी से भी, इन दोनों से 10-10 सवाल, और हिंदी जो कि आपकी भाषा है और यह 20 सवाल रखता है, जरूर रखेगा भी। कारण है क्योंकि संस्कृत और अंग्रेजी दोनों आपको करना है,
तो आप जो है अगर अभी से संस्कृत को इग्नोर करते होंगे या अंग्रेजी वाले संस्कृत को इग्नोर करते हैं, संस्कृत वाले इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, ये एकदम ध्रुव सत्य है, मगर आप पीआरटी में ऐसा करके अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। तो मेरी मानिए, आप इन दोनों सब्जेक्ट पर बराबर नजर रखिए, इन दोनों से आपको 10-10 सवाल। बहुत लोगों का ऐसे मन में भी आता है कि अरे 10 ही सवाल छोड़ देते हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि आपको इस एग्जाम में मेरिट बनाना है, मेरिट, क्योंकि 69,000 वाली वैकेंसी में आपने देखा होगा पासिंग मार्क्स सरकार ने क्या रखा है, 65% रखा है जनरल वालों के लिए, यानी कि 150 का 65% आप निकालेंगे लगभग 97 नंबर आएगा, और 60% निकालेंगे तो ये 90 नंबर आएगा। तो आपको इतना नंबर तो पासिंग मार्क्स है तो लाना ही लाना, इसके नीचे अगर आप लाते हैं तो सीधे छांट दिए जाएंगे, और अगर इससे ऊपर लाते हैं तो आप कितना अधिक ला सकते हैं ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे जब ज्यादा लाएंगे तो आपका फिर उसके बाद गुणांक बनाया जाता है, ये नंबर उठाया जाता है और आपके जो एकेडमिक मेरिट हैं उनको उठा करके गुणांक बनाया जाता है और उसके आधार पर मेरिट डिसाइड किया जाता है और ऊपर से फिर नियुक्ति शुरू की जाती है। तो आप यहां पर यूपी टेट और सीटेट से किस प्रकार अलग हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको पास नहीं होना है, इसमें आपको अधिक से अधिक 150 नंबर में अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो उसके लिए अगर आप यहां इग्नोर कर रहे होंगे कि सोच रहे होंगे 10 नंबर संस्कृत छोड़ देते हैं, 10 नंबर अंग्रेजी ये छोड़ देते हैं, 20 नंबर हिंदी पे कमांड, तो सबका होता है, ऐसा लोग सोचते हैं, मगर मैं आपको कह सकता हूं, ये मेरा निजी विचार है कि आप इस पर भी फोकस करें तो आपका मेरिट बढ़िया बन सकता है। तो भाषा आपके एग्जाम में 40 नंबर का इसीलिए रखा गया है क्योंकि भाषा विज्ञान जब तक आप नहीं जानेंगे, आप क्लास को, प्राइमरी स्तर की क्लास को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते। किस प्रकार एक छात्र को समझाना है, उसकी मातृभाषा में किस प्रकार शिक्षा देनी है, इसके लिए आपको भी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। विज्ञान से यहां पर लिखा गया है 10 सवाल। गणित जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी आप जो है, हमें लगता है बहुत लोग इग्नोर करते हैं यूपी टेट और सीटेट में, और वो सोचते हैं कि ये सारे सेक्शन को छोड़ भी देंगे तब भी 90 नंबर तो ला ही देते, तो वहां तो ला सकते हैं आप, और क्या आप पीआरटी में बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। पीआरटी में आपको गणित से 2-2 हाथ करना है, वो भी कितने सवालों के साथ? तो 20 सवालों के साथ। और हमें लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अगर छोड़ देते हैं तो शायद आप मेरिट में पीछे हो सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि आपके अपने YouTube चैनल इसी तुभ्यम की टू सक्सेस में गणित आपको बताया जाएगा बहुत ही आसानी से कम समय में किस प्रकार आप अधिक से अधिक सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप बहुत सारे अभ्यर्थियों से पीछे होने वाले हैं। तो फिर से आते हैं अगले पर्यावरण और सामान्य अध्ययन पर। इससे आपको 10 सवाल, शिक्षण कौशल से 10 सवाल, बाल मनोविज्ञान इससे भी 10 सवाल, हालांकि है तो 10 सवाल, मगर बाल मनोविज्ञान आपके दैनिक जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस बाल मनोविज्ञान जब तक आपको नहीं आएगा तब तक फिर आप क्लास को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपको इस पर फोकस करना ही करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं आपके सामने अब बोलने जा रहा हूं, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, जिससे 30 सवाल, और अगर आप पूरे टेबल को देख रहे होंगे तो इस 40 के बाद 30 यानी कि सेकंड यही नंबर है। यानी कि आपको अगर पीआरटी में बढ़िया मेरिट बनाना है तो आपको कमांड किस पर सबसे बढ़िया होना चाहिए? सबसे पहले भाषा पर कमांड होनी चाहिए, और देन आपको अपने करंट अफेयर्स पर आत्मविश्वास आपका होना चाहिए। जी हां, अगर आप पिछला 69,000 वाली वैकेंसी देखें तो करंट अफेयर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, और जो करंट अफेयर में बच्चा कर ले गया था उसका मेरिट बेशक ऊपर है। और ये करंट अफेयर एक ऐसा है जिसमें मैक्सिमम लोग जो हैं अवेयर नहीं होने के कारण इस मेरिट में नीचे भी जा सकते हैं। तो करंट अफेयर का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तुभ्यम की टू सक्सेस मैं फिर से कह दूं कि इस करंट अफेयर के लिए भी मुहिम जारी कर चुका है। प्रत्येक सप्ताह टॉप 30 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपने अगर हमारे करंट अफेयर के सेक्शन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए गए हैं, आप एक बार उसे जाकर जरूर विजिट कर लेंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप करंट अफेयर के मामले में हमारे चैनल की ओर से निश्चिंत हो सकते हैं। रीजनिंग से आपको 5 सवाल मिलता है, और ये एक ऐसा रीजनिंग होता है जिसमें आपको चिंता वाली बात नहीं है, सामान्य रीजनिंग है ये, और 5 प्रश्न। और इसी तरह सूचना तकनीकी से भी 5 प्रश्न, इसी के अंतर्गत आपके कंप्यूटर भी आ जाएंगे, कंप्यूटर का भी ज्ञान आपको रखना है। तो यानी कि आप अगर बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में तो निश्चित रूप से आपको गहन अध्ययन करना होगा सभी विषयों का, क्योंकि आप जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप विज्ञान विषय के हैं तो विज्ञान ही पढ़ाएंगे, वहां जाने के बाद आपको कला भी पढ़ाना पड़ सकता है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कहती है कि आप हमारी पीआरटी की परीक्षा में संपूर्ण तैयारी के साथ आइए। अगर आपसे हिंदी वो लिख दिया तो हिंदी में वो कुछ भी पूछ सकता है, वो संपूर्ण तैयारी आपसे मांगता है, वो मानता है कि आप एकदम पूरी शिक्षक बन करके उसके विद्यालय में जाइए, और जहां जाइए वहां पर अपना नाम जरूर रोशन करिए। तो आगे आपका लास्ट पोर्शन आप देखेंगे, जीवन कौशल, प्रबंधन व अभिवृत्ति से भी 10 प्रश्न। और इस प्रकार हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने पीआरटी के परीक्षा को क्रैक करने के लिए किस प्रकार रणनीति बनानी है कि आप 150 अंकों में अधिक से अधिक अंक लाकर मेरिट में सर्वोच्च शिखर पर हों।
तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि आपको ये चीजें बेहतर समझ में आई होंगी। हमने न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की है, बल्कि लिखित और बहुविकल्पीय दोनों पैटर्न में अंतर भी स्पष्ट किया है ना। और इसके विषय विभाजन, अंक विभाजन, सारी चीजों को मुझे लगता है मैं बखूबी बता दिया हूं। फिर भी लगता होगा अगर आपको कि मैं कोई पॉइंट्स नहीं बता पाया, कोई आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपना सुझाव दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उत्तर वहां पर जरूर दिया जाएगा। और तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, एक खुशखबरी है कि आगामी हमारा, अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, लेखपाल 2020 आने वाला है। तो इस पर भी हमारा चैनल जो है पूरी तरह से वर्क करेगा। अभी तक हम लोग टेट, सीटेट और पीआरटी के क्षेत्र में कूदे थे, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ हम लेखपाल स्ट्रीम को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे लेखपाल भरने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह लाभान्वित हो सकें। तो लेखपाल है क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी अर्हताएं क्या हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे इसी चैनल पर अगले वीडियो में मिलेंगी। और उस अगले वीडियो में कौन आएगा, मैं नहीं, आप मुझे शायद देखते देखते बोर हो चुके हैं, तो एक नए व्यक्ति का मैंने चयन किया है। हमारे इस टीम के एक मेंबर आकाश सर के द्वारा उस वीडियो को जारी किया जाएगा। और मैंने उनका चयन इसीलिए किया है क्योंकि वह परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी कराती है, और यूपी ट्रिपल एससी के वो हमारे इस टीम के महारथी हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही हाल ही में आपने देखा होगा वीडियो का एग्जाम भी हुआ था, उसकी भर्ती भी होने वाली थी, मगर लॉकडाउन के कारण वह उसका वेरिफिकेशन टाल दिया गया है। अब कब तक टाला रहेगा ये नहीं मालूम, मगर उसमें हमारे इस तुभ्यम टीम के आकाश सर चयनित हैं और बहुत जल्द ही वो वीडियो बन जाएंगे। और मैं इसीलिए उनका नाम चयनित किया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उनका अनुभव इस क्षेत्र में ज्यादा है, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकते हैं कि लेखपाल 2020 है क्या। तो फ्रेंड्स, बहुत बेसब्री से इंतजार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमामि तुभ्यम, नमस्तुभ्यम।